नमस्कार। आज के इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं उन नौजवानों की, जी हाँ, उन नौजवानों की जो इस बार के चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, चुनावी माहौल चरम पर था और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लेकिन इस बार के चुनाव कुछ खास थे, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इस बार अपने फर्स्ट टाइम वोट दिया है या फिर दूसरी बार वोट दिया है। वहीं अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की, तो उस टाइम पे जो हमारे मतदाताएं थे जिन्होंने पहली बार वोट किया था, उनके लगभग आंकड़े थे 1.5 करोड़, जिन्होंने लोकतंत्र में अपना उत्साह और जोश के साथ भागीदारी निभाई। अगर हम बात करें इस बार 2024 के चुनाव की, तो इस बार के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो 2 करोड़ के लगभग है, जिसमें लोगों ने अपना जमकर वोट दिया है। जो हमारे पहले बार वोट करने वाले थे और जो दूसरी बार के वोटर्स थे, उन्होंने अपना जमकर मतदान किया है। वहीं अगर हम बात करें युवाओं के हक को लेकर, तो देखा जाता है कि पिछले कुछ सालों में युवाओं ने अपने हक के लिए आंदोलन किए हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगारी की मांग हो या समानता की बात हो। युवाओं ने हर मुद्दे में अपनी भागीदारी निभाई है। अब देखना ये है कि जो हमारी पार्टियां हैं, चुनाव से पहले तो उन्होंने कई वायदे किए हैं कि शिक्षा में सुधार की जाएगी, रोजगारी को लेकर बात होगी और जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनमें भी वो अपने भागीदारी निभाएंगे। तो क्या ये सिर्फ चुनावी के लिए प्रचार है या फिर ये सही में बदलाव करना चाहते हैं? तो आइए चलिए जानते हैं। जैसा कि हमने बात करी कि आज के नौजवान जिन्होंने इस बार अपनी पहली बार या फिर दूसरी बार वोट दिया है, उनको लेकर आने वाली जो सरकार है 2024 की सरकार, उनको लेकर उनकी क्या राय है? तो कैसे हैं आप सभी? वोट किस ने दिया है इस बार? सबने ही दिया है। और कितने फर्स्ट टाइम वोटर्स है? सब और सेकंड टाइम वोटर है। ठीक है, तो मेरा बस ये सवाल है कि आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी सरकार आएगी? मुझे जो लगता है आएगी तो बीजेपी ही, क्योंकि मतलब एक वही कॉम्पिटिटर पार्टी है जो मतलब आनी चाहिए। बाकी मेरे को जो लगता है कुछ चेंजेस होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट रेट में, मतलब काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। अभी आप यूपी का देख लो, बिहार का देख लो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं एक और चीज़ चाहती हूँ कि हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने चाहिए। हेल्थ सेक्टर में ऐसा मतलब क्या चेंजेस हैं? काफ़ी रेट जो मतलब फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं हो रही हैं, और इनफैक्ट लोगों को इतनी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है कि लोग वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो आपका मुद्दा ये है कि हेल्थ कॉन्शियस अनएम्प्लॉयमेंट पे काम होना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? कहूँगी एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी चेंज आना चाहिए, जैसे कि एमसीडी स्कूल्स वगैरह है, यहाँ पे सैनिटेशन की बहुत दिक्कत है और रिसोर्सेज भी बच्चों को इतने अच्छे से नहीं मिलते जैसे बताया जाता है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और हेल्थ सेक्टर में जैसे गाँव वगैरह एरियाज़ हैं, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर्स बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, उसके गाँव में कोई केमिस्ट की शॉप भी नहीं है, तो उनको दवाई लेने के लिए भी शहर में जाना पड़ रहा है। और हॉस्पिटल और एम्बुलेंस की बात तो और भी है। तो ओवरऑल आपका ये कहना है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, हेल्थ सेक्टर का और एजुकेशन का। ठीक है, तो जैसे कि अभी जो चुनाव चल रहे थे, तो उसमें कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि वो रोजगार के सृजन को लेकर जो बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं उन पे भी उनको हेल्प करेंगे, शिक्षा के और उनकी समानता को लेकर भी बात करेंगे। तो उन पे आपको क्या कहना है? वो जो स्कीमें लाती हैं वो हमें इम्प्लीमेंटेशन भी तो उनकी दिखनी चाहिए। अब जो सरकार आएगी उससे हमारी ये उम्मीद है कि जैसे बीजेपी ने पिछले कई सालों से बहुत कुछ करा है, हमें दिखाए इकोनॉमिकली। हम ये चाहते हैं अब हमारा भी देश विश्व गुरु के उस पर आ रहा है और पीओके भी अब जल्दी हमारा ही पार्ट होगा। अब देख सकते हैं वहाँ की जनता भी कैसे बोल रही है हमें भी भारत में शामिल कर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर वो करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन भी तो करो, स्कीम बनाने से कुछ नहीं होगा। तो अभी तक जिन दो से बात की है उनका ये कहना है कि कांग्रेस की तरफ से स्कीम बनाने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी की तरह उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो जैसा कि आप सभी अभी बात कर रहे थे शिक्षा को लेकर, तो जो 2 साल पहले से एनईपी का जो स्कीम चला है, एनईपी और सीईटी के हिसाब से, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ बदलाव देखने को मिला है? मेरे ख्याल से आप लोगों का एडमिशन भी एनईपी के तहत भी हुआ होगा, तो इसमें आपको क्या बदलाव देखने को मिला, क्या लाभ हुआ है? तो मेरे हिसाब से तो सही है। ये हुआ था कि वो फर्स्ट टाइम हमारे टाइम पे आया था और जब हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे जाके हमारे पेपर कैंसिल हो गए, हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिली, मतलब कि काउंसलिंग सेशन में हम कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते थे, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आई थी। और इनफैक्ट मेरे यहाँ पे लगता है वो 8th तक तो पास होते हैं, लेकिन 9th में गया पेपर वेपर देने के बाद 10th में जाना तो वो फेल होते सारे सब्जेक्ट। टीचर्स उसने बताया कि टीचर्स स्कूल में पढ़ाते नहीं है, तो कहते हैं कुछ कर लो, ये सारी चीज़ें भी अभी तक
पर ये चीज़ अच्छी है कि CUET करने से और 12 तक तो बच्चे कैसे भी पास हो जाते हैं, चीटिंग वगैरह। लेकिन CUET के अंदर फेयर एकदम कंपटीशन होता है कि आप कुछ भी चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते, एकदम परफेक्ट सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, ये सारे स्टूडेंट के साथ। तो आधे लोगों का ये कहना है कि NEP इनके लिए अच्छा है और आधे लोगों का ये कहना है कि NEP से काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। जैसा हम सभी जानते हैं हमारे राज्य में BJP पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी है। तो आप सभी को क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी ऐसा क्यों? बहुत डेवलपमेंट की है, डेवलपमेंट क्या, ऐसे क्या डेवलपमेंट की है? जैसे कि राम मंदिर बना है और तो राम मंदिर का आपके एजुकेशन से लेके क्या क्या ताल्लुक? एजुकेशन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो स्पॉट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वहाँ पे वो पहले बैकवर्ड एरिया था, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, पर जब से वहाँ पे राम मंदिर बनाया तो वहाँ पे टूरिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, तो ये बहुत बेहतरी हुई है लोगों की आमदनी में। बट आई थिंक कि मतलब जितना उन्होंने फंड्स वगैरह राम मंदिर बनाने में लगाए हैं, अगर उतने फंड्स वो हॉस्पिटल जैसी चीज़ें बनाने में लगाए तो वो ज़्यादा बेटर होता है कंपेयर टू मंदिर। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो मंदिर बनना भी बहुत ज़रूरी है। रिकंस्ट्रक्शन किलोमीटर ऑफ रोड्स भी बनाया, न्यू एयरपोर्ट आया, G20 का इतना बड़ा इवेंट हुआ, आज से पहले तो कभी ऐसा हमने सुना भी नहीं था। इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी बनने वाली है, उससे पहले तो मैंने नहीं सुना था वो बनने वाली है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो आखिरी चरण है आज चुनाव का वो होने वाला है और 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जैसा आपने बोला कि BJP सरकार आएगी, तो अगर BJP सरकार आ रही है तो उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं? आपको मतलब क्या चेंजेस चाहिए आपको? स्कूल्स में जैसे अभी की कुछ फैसिलिटीज़ सही से नहीं प्रोवाइड करवाई गई है, जिसकी बच्चों के मतलब कि जो वॉशरूम्स वगैरह होते हैं, फंड वगैरह, कॉलेजेस की फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई है कि जो बच्चे जैसे कि हमारे कॉलेज की भी है फ़ीस हाई, तो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी वो चीज़ भी देखते हैं। जैसा कि शिक्षा को व्यापार बना दिया है कि तो उस चीज़ को थोड़ा कम करे, क्योंकि शिक्षा को व्यापार बना दिया है तो उस चीज़ को थोड़ा कम करे, क्योंकि हर कोई एफर्ट नहीं कर सकता ना कि वो 30,000 देकर BLED कोर्स में आ सके या 40,000 देकर वो ITEP कोर्स में आ सके। जो बच्चा कुछ करना चाहता है, अगर वो कुछ बनना चाहता है तो उसके लिए वो पैसे देकर वो पीछे हट जाता है, वो नहीं कर पाता है। तो उस चीज़ को जिनके पास पैसे होते हैं वही कर पाते हैं, जो अच्छे कोर्सेज होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स का, और जिनके पास नहीं होते वो नहीं अफोर्ड कर पाते। कहना है जैसे स्पोर्ट्स की अगर फील्ड की बात करें तो वहाँ पर जो पैसे वाले होते हैं वही जा पाते, तो इसमें मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि ऐसे लोग भी जाए जो मतलब इतना ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे रिंकू सिंह वगैरह थे IPL में जाके उनकी मतलब किस्मत चमक गई हम कह सकते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे और भी क्रिकेटर्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उस फील्ड में थोड़ा वर्क होना चाहिए कि सिर्फ पैसे वालों को ना लेकर के नॉर्मल लोगों को भी लेना चाहिए। और जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमें स्कूलों में काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि हम BLED करें तो हमें सिखाया जाता है आप प्रैक्टिकल हो, इतना कुछ करो, पर वो चीज़ें रियलिटी तौर पे जब हम देखें तो हम स्कूल में जाते हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमें ना इतना टाइम मिलता है, ना हम वो चीज़ें अप्लाई कर पाते। तो एजुकेशन में इतनी तरक्की, इतनी बढ़ोतरी तो होनी चाहिए कि हम वो चीज़ वहाँ पर बच्चों को प्रैक्टिकली समझाएँ और उसको लागू करें। मेन चीज़ ये है कि जो रिलीजियस इश्यूज़ है इन्हें हटाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि देश जो है वो 2 भागों में डिवाइड होगा, हिंदू मुस्लिम। कि अगर BJP गवर्नमेंट आ भी रही हो तो सबसे पहले उसे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा देश है वो 2 भागों में ना बटे। अगर बटना ही होता तो वो पहले ही बट जाता। तो मेन चीज़ इस इशू पर ध्यान देना चाहिए। आप सभी ने देखा कि किस तरह युवाओं के अंदर उत्साह भरा हुआ है हमारी नई सरकार को लेकर, कि जब नई सरकार आएगी और इन युवाओं के लिए काम करेगी। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे कैमरा जर्नलिस्ट रजत के साथ, मैं नंदिनी। नमस्कार।